सांसद है वो अब शिंदे गट के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें दूर कर आप बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ रहेगा। मुझे लगता है कि अभी इसी पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आपने मुझसे पूछा तो मैं भाजपा की विजय की बात करूंगा। हो सकता है कि चीज़ें आपको ये प्रश्न पूछना ही ना पड़े। कांग्रेस चुनाव को लेकर तो आपका भी दूसरा, जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, और हम जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था तो जो हरिजन और आदिवासियों की संख्या थी उसके आधार पर हमारे यहाँ आरक्षण पहले से उतना ज़्यादा था। ऐसी स्थिति में जो शेष बचा हुआ है वही ओबीसी के हिस्से में आएगा। मैं खुद ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये अनजस्टिस नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जो चीज़ें तय की हैं सरकार को उसकी पालना करनी चाहिए। अन्य कोई व्यवस्थाओं के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरह से लोगों की हिस्सेदारी बेहतर हो इस पर सदैव काम करती है, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं होना चाहिए। अखबारों में पढ़ते हैं, यहाँ पे लोग छापते और दिखाते हैं कि पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे हैं, भारत जोड़ने की बात करते हैं। राजस्थान तो अभी चल ही रहा है, अभी वो एपिसोड बंद नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जब ज़मीन की सच्चाई का पता नहीं होता तो यात्रा अच्छी बात है, पैदल यात्रा अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी नीयत ठीक नहीं है, हमारी समझ अच्छी नहीं है, उद्देश्य ठीक नहीं है, परिणामदायी नहीं हो सकती। सर, आप मध्य प्रदेश से हो। मध्य प्रदेश में पीएससी का जो भर्ती है उसमें ओबीसी का आरक्षण घटाया गया है, ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही है। और दूसरी में वो प्रतिशत 32% है। अगर हम इसको 60% में ले जाएंगे तो आप मानकर चलिए उसकी हालत भी सुधरेगी, देश की हालत भी। हमारी चाहे वो मल्टी विलेज स्कीम हो चाहे सिंगल विलेज स्कीम हो, हमें समय के साथ उनको जल्दी से पूरा करना होगा, ये अहम बात है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर ये आंकड़ा हम देखते हैं तो वो आंकड़ा जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था तो कुल 3 करोड़। धन्यवाद देता हूँ मैं आपको, वो वीडियो लोग देख रहे हैं, अब मैं क्या बोलूँगा उसमें। कमलनाथ जी भी मध्य प्रदेश से हैं, दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश से हैं, रिजेक्शन के अब रिकॉर्ड बन गए हैं, तो अब उनके ऐसी बातें होंगी। अब बेचारे वृद्ध हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे में अगर वो आपस में कुछ कहते हैं तो इसमें मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ, ये उनका स्वभाव। धन्यवाद देता हूँ मैं आप सबको। जिस तरह अभी कांग्रेस के बारे में आपने कहा, उसी तरह नीतीश कुमार है, शरद पवार जी है, ममता बनर्जी एक तीसरा मोर्चा बना रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। आपको क्या लगता है कांग्रेस के लिए वो लड़ाई रहेगी या भाजपा के लिए? बल्कि मुझे लगता है मुझे आपसे पूछना चाहिए। मैं आया हूँ, मैंने अपनी बात कही है, और मैं ये मानता हूँ कि जनता और जो योजनाओं के परिणाम हैं और ऐसा विलक्षण नेतृत्व हमारे पास है, मैं लोकतंत्र में किसी पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन 3 बातें हमारे पास हैं। ऐसा नेतृत्व जिसमें दुनिया का कोई भी फैसला अब हमारे बगैर संभव नहीं है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में दोनों देश युद्ध रोक दें और आपके भाई बच्चे वापस आ जाए, ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अगर हम दूसरी बात कहते हैं जिसको हम अपनी विरासत मानते हैं, सैद्धांतिक ताकत मानते हैं, कि हम जब कोरोना आया हम ज़रूरतमंद देश थे, लेकिन हमने 150 देशों को, जिसमें ताकतवर अमेरिका भी था और ज़रूरतमंद ब्राज़ील भी था, उनको हमने दवाइयाँ देकर साबित कर दिया। हमने योग दिवस दुनिया में मनाया जा रहा है। यहाँ पर लोग भले कितनी दकियानूसी बातें करें, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासत को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन उससे ज़्यादा गर्व की बात यह है कि कोरोना के बाद पोस्ट कोरोना अगर किसी को अपने रिलीफ चाहिए था तो उन्हें आयुर्वेद का रास्ता, आयुष का रास्ता अपनाया या योग ने सहारा दिया। ये हमारी जीवन पद्धति की सफलता है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि ऐसा प्रखर यशस्वी नेतृत्व है जो कह रहा है कि 2047 में देश की आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो भारत माता कहाँ होगी, भारत कहाँ पर होगा। विजन किसी के पास नहीं। लोग कहते हैं कि साहब इनको रोकना है टुकड़ों में। मुझे लगता है कि इसकी चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ चिंता करनी है कि भारत माता 2030 तक दूसरे और तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगी कि नहीं। हमारे आने वाली पीढ़ी, इतनी ही जगह हमारे पास है, इनको बाहर जाकर ही कुछ बौद्धिक संपदा इकट्ठी देनी होगी और उससे हमें प्राप्त करना होगा। इस विजन की चर्चा करिए तो अच्छा होगा, ये तो सवाल खत्म हो।